नमस्कार साथियों। तो हमने जो हमारा राजस्थान सेवा नियम का अध्याय 2 है वो चल रहा है। जो नियम 7 के जो उप नियम 40 हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। अब तक हमने 7 नियम कर लिए थे, नियम 7 के 7 नियम कर चुके हैं। और जो अभी जो कोई नया अभ्यर्थी देख रहा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उससे पीछे के वीडियो देख सकते हैं। तो हम जो 7 का उपनियम का 8 पढ़ रहे हैं, नियम 7 जो परिभाषाएं हैं उसका 8 पढ़ रहे हैं। ये है कर्तव्य, ड्यूटी। अर्थात राजस्थान सेवा नियमों में बताया गया कि जो सरकारी कर्मचारी है उसकी कर्तव्य और ड्यूटी क्या है उसको इसमें बताया गया है। तो जो कर्तव्य है वो कर्मचारी के सरकारी सेवा से करने से हैं, जो परीक्षा अधीन और अवकाशों की अवधि को भी कर्तव्य में माना जाता है। देखिए इसके अंदर जो कर्तव्य है उसको कर्तव्य में क्या क्या सम्मिलित है इसको 2 भागों में बताया है, जो 7 का 8A और B में बताया गया है। तो हम इन्हीं को देखते हैं। तो 7 के 8A है उसमें 4 पॉइंट है और जो B है उसमें 5 पॉइंट है। तो सबसे पहले हम 4 के जो 4 पॉइंट है A का जो 4 है वो करेंगे। तो सम्मिलित जो कर्तव्य में सम्मिलित है वो क्या है। नंबर 1, परीक्षाधीन जो अथवा शिक्षार्थी के रूप में की गई सेवा, यदि सेवा के तुरंत बाद जो कर्मचारी है उसको नियमित कर दिया जाता है तो उसको हम कर्तव्य में मानेंगे। वहीं 2 जो पॉइंट नंबर 2 कहता है A का 2 कि पदभार ग्रहण अवधि है, यानी कि जैसे किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र हो जाता है। मान लीजिए वह कर्मचारी जयपुर में था, अब उसको ट्रांसफ़र कर बीकानेर में भेज दिया जाता है या किसी अन्य स्थान पर मान लीजिए वो हो जाता है। तो उस जो ट्रांसफ़र की जो अवधि है, जो उसने कितने दिनों में वो गया है या उसने जो इस पद को छोड़कर इसमें ग्रहण किया है नया पद, उसे कर्तव्य अवधि में माना जाएगा। जो पॉइंट नंबर 3 अवकाशों से लौटने वाले कर्मचारी के संबंध में जिस पद से उसने अवकाश पर प्रस्थान किया था और उसी पद पर पुण्य कार्यभार संभालने का दिन है, उसे भी उस अवधि को भी कर्तव्य अवधि में माना जाएगा। वहीं जो पॉइंट नंबर 4 कहता है कि जो प्रोबेशनरी ट्रेनी के रूप में जो की गई जो सेवा है उसको भी कर्तव्य माना जाएगा, जो 20/1/2006 से लागू की गई थी। तो ये जो नोटिफिकेशन है वित्त विभाग के, एक बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये कि जो परीक्षाधीन है जो प्रोबेशनरी ट्रेनीज कब से लागू की गई थी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कर्तव्य के रूप में क्या सम्मिलित किया जा सकता है, क्या क्या कर्तव्य में आते हैं। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर B, जो राज्य सरकार के एक विशिष्ट आदेश जो जारी घोषणा के को कर्तव्य माना जाएगा। यानी कि राज्य सरकार ऐसा कोई एक विशिष्ट आदेश निकाल देती है कि इसे कर्तव्य में माना जाएगा। जैसे ये 5 है जो निकाल रखा है। नंबर 1, भारत में यदि निर्देशन या प्रशिक्षण की अवधि को यदि कोई कर्मचारी है उसको किसी प्रशिक्षण के ऊपर भेजा जाता है, जो राज्य सरकार वो भारत के अंदर वो कम से कम अवधि 1 वर्ष से अधिक ना हो, तो उस अवधि को भी कर्तव्य के रूप में माना जाएगा। अब देखेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि कोई विद्यार्थी जो छात्रवृत्ति प्राप्त करता है, देखिए कोई विद्यार्थी है जो छात्रवृत्ति देती है सरकार, उसे छात्रवृत्ति के रूप में वो सरकारी छात्रवृत्ति के रूप में वो अध्ययन कर रहा है, और जो उसका जो प्रशिक्षण है वो कोई ऐसा प्रशिक्षण है कि उसके तुरंत बाद उसे राजकीय सेवा में यानी पद दिया जाए, यानी कि वो राजकीय सेवा में सम्मिलित होगा। तो उस अवधि को भी जो प्रशिक्षण काल में उसने जो किया है उस अवधि को भी कर्तव्य माना जाएगा। अब बात करेंगे जो आदेशों की प्रतीक्षा है, जो APO की अवधि है। APO आदेशों की प्रतीक्षा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। आदेशों की प्रतीक्षा को भी अवधि को भी कर्तव्य में माना जाता है। कोई फ्रेश नियुक्ति हुई किसी की, जो सक्षम अधिकारी है उसे
कुछ निर्देशों के अनुसार उसे निर्धारित पद पर न रखकर उसे कहीं और अपने पास या कोई दूसरे स्थान पर रखता है, जिसके कारण वो एपीओ रहता है। उस पद पर जब उस पद पर वापस ग्रहण करता है तो उसे एपीओ कहा जाता है। यानी कि जो आदेश है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो निर्धारित समय उसने बिताया है, वह एपीओ काल जो है उसको भी कर्तव्य माना जाएगा। बात करें नंबर 4 की, यदि सक्षम अधिकारी आप देखिए, ध्यान में रखिए, सक्षम अधिकारी उस अधिकारी को कहते हैं जिसका कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करता है। आप इसे ध्यान में रखिए, जो कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करता है वह उसका सक्षम प्राधिकारी होता है। यदि सक्षम अधिकारी की अनुमति से किसी ऐसी विभागीय परीक्षा में उपस्थित होता है जिसके उत्तीर्ण होने से उसकी कार्य कुशलता में जो वृद्धि होती है, उस अवधि को भी कर्तव्य में माना जाएगा। नंबर 5, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई ऐच्छिक परीक्षा है, वह जो कर्मचारी ऐच्छिक परीक्षा में सम्मिलित होता है तो परीक्षा की जो अवधि और परीक्षा स्थल से आने जाने तक की जो आने जाने का जो समय है वह भी परीक्षा अवधि में जो कर्तव्य में माना जाएगा। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी पॉइंट है जो सस्पेंस है। जैसे एक कर्मचारी है, वो घर से जाता है ड्यूटी पर और जब ड्यूटी से वापस घर तक आता है, क्या उसे कर्तव्य में माना जाएगा? तो ये जो निर्देश थे, वित्त विभाग की एक अधिसूचना जारी हुई थी 14/12/2012 को। उसके अनुसार यदि कर्मचारी अपने घर से और अपनी जो कर्तव्य स्थल यानी ड्यूटी है जहाँ कार्यालय मुख्यालय पर जाएगा, उस अवधि को कर्तव्य में नहीं माना जाएगा, या वह जो कार्यस्थल से अपने घर निवास पर जाएगा तो उस अवधि को भी नहीं माना जाएगा। तो साथियों, ये था कर्तव्य। अब हम जो नियम 7 का जो 9 है वो है शुल्क। इसमें बताया गया है राजस्थान नियमों के अंतर्गत कि राज्य कर्मचारी द्वारा जब किसी गैर सरकारी संस्था के लिए जो राज्य के कार्य के अतिरिक्त जो कार्य के एवज में जो कोई धनराशि प्राप्त करता है उसे शुल्क कहा जाता है। और जो शुल्क है वो संचित निधि के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है। संचित निधि के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है। यह ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। जो एक तो है शुल्क और एक है मानदेय। जो मानदेय है वो 7 का नियम जो 13 है उसमें हम पढ़ेंगे तब बताएंगे, वो संचित निधि से ही प्राप्त करता है। और जो शुल्क है वो संचित निधि के अतिरिक्त किसी अन्य मद से प्राप्त करेगा। तो शुल्क है, शुल्क में सम्मिलित नहीं होंगे जो नोट यहाँ पर आपको देखना है कि शुल्क में क्या सम्मिलित नहीं होंगे। जो अनुपार्जित जो आय है, जो संपत्ति से जो प्राप्त आय या मकान किराया या लाभांश, जो जमाओं पर लाभांश है, जो शेयर मार्केट के अंदर जो पैसा लगता है या किसी से, वो अनुपार्जित आय है वो सम्मिलित नहीं होगी। साथ ही जो साहित्यिक या सांस्कृतिक या कलात्मक जो कार्य से यदि कोई कर्मचारी प्राप्त करता है तो उसके शुल्क में नहीं माना जाएगा। अब हम बात करेंगे जो नियम 7 का 10 विदेशिक सेवा या फॉरेन सर्विसेज। यहाँ पर विदेशिक सेवा का मतलब ये नहीं है कि भारत से बाहर जाकर कोई सेवा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो राज्य सरकार के अधीन जो संस्था है उसके अतिरिक्त किसी अन्य संस्थाओं में जो उसे पद दिया जाता है उस सेवा से। ऐसी सेवा जिसमें राज्य कर्मचारी का भुगतान संचित निधि के स्थान पर स्थानीय निधि यानी लोकल फंड से प्राप्त हो, विदेशिक सेवा कहलाएगी। जैसे रिको, विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण,
राजस्थान पथ परिवहन निगम और नगरपालिका, ऐसी सेवाएं हमारी जो विदेशिक सेवाएं वो कहलाती है। तो साथियों ये था 7 का 10। अब हम बात करने वाले हैं जो 7 का 11। देखिए जो राजपत्रित जो गजेटेड जो अफसर है उसकी परिभाषा हमें 7 जो नियम 7 का जो 11 है उसमें बताई गई है। उसमें कौन कौन से जो गजेटेड जो पद है वो यहाँ पर वर्णित किए गए हैं। इसमें पहला है जो 7 के 11 का 1, जो इसमें राजपत्रित पद है वो कौन कौन से होंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी है, जो IAS है, IPS है, जो IFS है ये। नंबर 2 राजस्थान सिविल सेवा निगम 1958 की अनुसूची 1 में सम्मिलित RS, RPS और राजस्थान लोक लेखा सेवा या RACS जो अधिकारी है वो। नंबर 3 जो अनुबंध के तहत किसी राजपत्रित पद दिया गया हो, यानी कोई ऐसा कार्मिक जिसको अनुबंध के तहत जो राजपत्रित पद दिया गया हो वो। नंबर 3 और नंबर 4 सरकार जिसे सरकार द्वारा कोई राजपत्रित पद घोषित कर दिया गया हो वह पद भी राजपत्रित पद कहलाएगा या राजपत्रित अधिकारी कहलाएगा। तो साथियों ये था 7 का 9 शुल्क, 7 का 10 विदेशिक सेवा, 7 का 11 राजपत्रित अधिकारी। 7 का जो नियम 10 का जो भी है वो पढ़ेंगे। उससे पहले जो हमारा जो 7 का जो हमने 11 किया था उसको कृपया आप 7 का 10A कर लें। जो राजपत्रित जो पद है उसको A करें। वो गलती के वश हमारा जो 11 हो गया है। तो साथियों हम 7 का जो 10B है जो अर्धवेतन जो अवकाश है जिसे हम HPL भी कहते हैं, जिसे हम मेडिकल लीव भी कहते हैं, वो देखेंगे। जो सेवा में प्रत्येक जो पूर्ण वर्ष के कारण जो अर्जित किए हुए अवकाश से हैं जो कार्य संपादन जो द्वारा प्राप्त होता है, ये जो नियम हैं जो मेडिकल जो लीव है वो जो अर्जित अवकाश को अर्जित किया जाता है। तो साथियों जो यह अवकाश है इनको अर्जित किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि जब कर्मचारी 1 वर्ष का जो अवकाश है वो पूर्ण कर लेता है, 1 वर्ष का जो कार्यकाल है वो अपना पूरा कर लेता है, उसके बाद में अर्धवेतन अवकाश के लिए वो स्वीकृत किया जा सकता है। तो इन अवकाशों में को सेवा काल में निजी कार्य एवं चिकित्सा प्रमाण के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। देखिए साथियों मेरे से काफ़ी कमेंट करते हैं जो मेरे फेसबुक पर और मेरे पास कॉल भी आते हैं कि सर मैं अभी 2 साल के बाद एक अभ्यर्थी जो था उसने पूछा कि उसका जो प्रवेशन पूर्ण होने के पश्चात उसका 15 दिन के बाद उसने मेडिकल लीव लिया था 2 माह का, तो क्या उसे मेडिकल लीव मिलेगा या उसको नहीं मिलेगा। तो मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रोबेशन के पूरा होने के बाद 1 साल की जो उसे जो सेवा काल है उसे करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसे अर्जित होगी इस नियम 7 के जो 10 है उसके तहत। यानी कि नियम 93(1) में साफ साफ दर्शाया गया है जो अर्धवेतन अवकाशों को। तो हम अगला पढ़ेंगे 7 का 11 विभागाध्यक्ष। जब भी हम विभागाध्यक्ष का जिक्र करेंगे यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी HOD बोलेंगे, ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार इन नियमों के उद्देश्य के लिए विभागाध्यक्ष घोषित कर दे, जो राजस्थान के जो नियम है उसके लिए जो घोषित कर दे, जो परिशिष्ट जो है 14 उसमें जो RSR के जो राजस्थान सेवा नियम के परिशिष्ट 14 में जुड़ा नाम HOD होगा। तो RSR के प्रयोजन के लिए जो परिशिष्ट 14 में सम्मिलित किए गए पद हैं वो HOD के होंगे। तो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ चुका है कि HOD का पद किस परिशिष्ट में दिया गया है। जूनियर अकाउंटेंट DLB 2 बार ये एग्ज़ाम पूछा जा चुका है एग्ज़ाम के अंदर कि विभागाध्यक्ष का पद कहाँ है। तो परिशिष्ट 14 के अंदर आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे हम
जो नियम 12(7) का जो 12 है सार्वजनिक अवकाश, जो कि ऐसा अवकाश जो निगोटिएबल जो इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित किया हो, अर्थात NIA के द्वारा घोषित किया हुआ हो। जो राजकीय विज्ञप्ति के माध्यम से घोषित अवकाश किसी भी विभाग अथवा कार्यालय को बंद करने की घोषणा की गई हो, वह सार्वजनिक अवकाश माना जाएगा। अब हम करते हैं जो नियम नंबर 13 मानदेय। मैंने बताया था जो पिछला जो नियम था हमारा शुल्क जो 9 का था, 7 का 9, और उसमें बताया था कि जब कर्मचारी को संचित निधि के अतिरिक्त किसी अन्य निधि से प्राप्त जो होता है वह शुल्क कहलाता है। और हम यहाँ बात करेंगे मानदेय की। जो संचित निधि से ही प्राप्त होता हो वह मानदेय होगा। जब कर्मचारी द्वारा सरकार में उसके कर्तव्य के अतिरिक्त कोई कार्यालय समय के बाद करता है, जो कार्यालय समय के बाद कोई कार्य करता है तो उसको अतिरिक्त धनराशि दी जाती है, वह मानदेय कहलाती है। कोई कार्य समय के बाद कार्य करता है तो उसको जो अतिरिक्त राशि दी जाती है मानदेय कहलाती है। मानदेय संचित निधि का ही भाग है, ध्यान में रखिए, संचित निधि का भाग है। इसे हम एक दूसरी बात तरह से समझते हैं कि एक सरकारी अध्यापक है, उसे अध्यापक का पद तो स्वीकृत है ही, साथ में उसे उसका एक जो NCC है उसका भी ऑफिसर बना दिया, NCC का कार्य भी करवाया जाता है। तो NCC का जो कार्य करवाया जाता है उसे जो मानदेय मिलेगा वो मानदेय ही जो संचित निधि से प्राप्त होगा। यानी कि अतिरिक्त कार्य के अवेज में, जैसे HCM रिपा के अंदर पढ़ाने वाले जो कर्मचारी हैं जो अपने पद के अतिरिक्त विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो उनको जो मिलता है वो भी हम कह सकते हैं मानदेय से ही है, सो जो संचित निधि से प्राप्त होता है। तो साथियों ये हमारा पार्ट 2 था जो परिभाषा का। आज यहीं तक हम इसको करेंगे, अगला पार्ट 3 के अंदर अन्य परिभाषाएं करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जो मेरा जो ये वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।